बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम तस्लीमा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 3 है। पहले हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, तो ये लेक्चर है अबाउट वेक्टर प्रोडक्ट। होप सो आप लोगों को पहले दोनों लेक्चर समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आती, कोर्स से रिलेटेड कोई भी बात हो, तो आप मुझसे फ्रीली ग्रुप में या किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहीं पे आपको कोई समझ नहीं आती तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। वो चीज़ सिलेबस रिलेटेड आप कोई भी चीज़ मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर नंबर 3, जो कि वेक्टर प्रोडक्ट है। इससे पहले हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था, उसका एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है। कि जो भी दो वेक्टर्स को हम जब प्रोडक्ट लें, इनकी मल्टीप्लाई करें, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट है वो अगर एक स्केलर क्वांटिटी आती है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। क्या होता है, दो वेक्टर्स होते हैं ए और बी, उनके दरमियान में डॉट लगाते हैं, इसीलिए हम इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड इनटू कॉस ऑफ थीटा। और थीटा क्या होता है, एंगल होता है ए और बी के दरमियान में। तो आगे हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होती है। वेक्टर प्रोडक्ट इसी तरह जैसे स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट है, इसी तरह वेक्टर प्रोडक्ट भी दो वेक्टर्स की आपस में प्रोडक्ट है। दो वेक्टर्स की ऐसी प्रोडक्ट जिसमें रिजल्टेंट भी हमारे पास वेक्टर आ जाए, ऐसे प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। और दूसरा जो इसका नाम है, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों हम कहते हैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पे हम दो वेक्टर्स के दरमियान में जो सिंबल यूज़ करते हैं वो क्रॉस का होता है। जैसे डॉट प्रोडक्ट में हम डॉट का सिंबल यूज़ करते हैं, वैसे ही यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट में एक क्रॉस का सिंबल यूज़ करते हैं। तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ये वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। सिमिलरली इसको वैसे ही ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और साथ हम क्या लिखते हैं, साइन ऑफ थीटा। वहाँ पे क्या लिख रहे थे हम, कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, साइन ऑफ थीटा। क्योंकि यहाँ पे जो दो वेक्टर्स हैं उनके दरमियान जो एंगल है उसका हम साइन ले रहे हैं, तो इसको हम ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन ऑफ थीटा लिखते हैं। ए और बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा। जो एक एक्स्ट्रा चीज़ है वो क्या है कि हमने यहाँ पे एक एन हैट ऐड की है। ये एन हैट क्या चीज़ है, ये हमें बताती है कि जो हम रिजल्टेंट ले रहे हैं इस वक्त उसकी वेक्टर प्रोडक्ट है, क्योंकि तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी कोई डायरेक्शन होगी जिसको हम यूनिट वेक्टर एन हैट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो एक डायरेक्शन है हमारे पास एन हैट, उस वेक्टर की जो हमारे पास रिजल्टेंट आया है, इस वेक्टर के ये जो डायरेक्शन है, इसको हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए जो यूज़ होता है उसे हम कहते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल किस तरह से यूज़ होता है कि आपने क्या करना है कि जो आपका फर्स्ट वेक्टर है, जैसे कि यहाँ पे ए है, ए क्रॉस बी है, तो ए के अलॉन्ग आपने अपनी फिंगर्स को इस तरह स्ट्रेट रखना है। उसके बाद उसको जो अपनी फिंगर्स हैं आपकी, उसको अलॉन्ग बी इस तरह कर्ल करना है। तो जब जिस डायरेक्शन में आपका थंब होगा, उस डायरेक्शन, वो जो डायरेक्शन होगी वो उस क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। इसको दूसरे एक तरीके से ये समझें, ये भी इसी तरह के आपने क्या किया है कि अपने हाथ को अलॉन्ग फर्स्ट वेक्टर अपनी फिंगर्स को प्लेस किया है, उसके बाद उसको अलॉन्ग सेकंड वेक्टर कर्ल किया है। तो जो आपका जिस डायरेक्शन में आपका थंब पॉइंट आउट कर रहा है वो थंब क्या है, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। जो इन दो जो ये जो दो वेक्टर्स हैं ए और बी, इनके प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट आया है उसकी ये डायरेक्शन है सी, जो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। एक और बात जो नोट करनी है कि है यहाँ पे कि जो भी दो वेक्टर्स होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ले रहे हैं ए क्रॉस बी, और सपोज कि ये जो प्रोडक्ट है ये इक्वल टू एक वेक्टर के है, सी वेक्टर के इक्वल है। तो ये जो सी वेक्टर होगा ना, ये ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा हमेशा। कि अगर ए इस डायरेक्शन में है, बी इस डायरेक्शन में है, तो सी हमेशा इस दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ये ए के भी परपेंडिकुलर होगा, ये बी के भी परपेंडिकुलर होगा। जो सी होगा वो हमेशा जिन भी दो चीज़ों का हम प्रोडक्ट ले रहे हैं उन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा हमेशा। जो भी रिजल्टेंट की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा जिन दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, जिनका प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, उसके परपेंडिकुलर आती है। तो ये थी
वेक्टर प्रोडक्ट के इसमें क्या होता है कि हम हमारे पास वेक्टर्स होते हैं, दोनों वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्टेंट भी क्या आना चाहिए, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट लिखते हैं। क्या होता है, ए बी कॉस ऑफ थीटा की बजाय क्या है ए बी साइन ऑफ थीटा, और एक एडिशन क्या है डायरेक्शन की, क्योंकि वहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी आ रही थी और यहाँ पे क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर प्रोडक्ट में क्या है, स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन नहीं हम शो कर रहे, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी उसकी डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करना है, आपने राइट हैंड रूल के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद है हमारे पास एग्जांपल्स। वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल्स क्या होती हैं, वेक्टर प्रोडक्ट जो है इसकी फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है टॉर्क। टॉर्क क्या चीज़ होती है, इसकी सिंपल अगर आप एग्जांपल लें तो जैसे हमारे डोर का हैंडल होता है, तो उसके क्या करते हैं, हम बिल्कुल एक सिरे पे अपना हाथ रखते हैं। तो हम जो हाथ रख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उस ये देखें, ये हमारा डोर की नॉब सपोज यहाँ पे लगी हुई है, इसके अराउंड उसने इस तरह से वो मूव करती है या नीचे को मूव करती है, इस तरह से हम उसका हैंडल घुमाते हैं। मोस्टली हम क्या करते हैं, नीचे को हैंडल घुमाते हैं। ये सपोज करें कि हमारी नॉब लगी है और इसको हम यूँ पकड़ के नीचे को रोटेट करते हैं, जो हमारे डोर का हैंडल होता है। तो हम क्या कर रहे होते हैं कि इस डायरेक्शन में यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और ये जो हमारी डोर का जहाँ पे डोर का वो हैंडल जो होता है, जहाँ पे वो फिक्स्ड होता है, जहाँ से उसने मूव करना होता है, ये उसका वो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये जो दोनों ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके दरमियान और यहाँ के दरमियान, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो ये जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है ना इस नॉब में, तो टॉर्क की डेफिनेशन क्या होती है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि जब हमने नॉब को घुमाया तो वो क्या की, यूँ टर्न कर गई। तो ये जो उसका टर्निंग इफेक्ट है ना, उसको हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। और टॉर्क के लिए क्या दो चीज़ें होती हैं, एक तो वो फोर्स होती है जो उसके हैंडल के बिल्कुल हम जैसे वहाँ पे लगा रहे हैं, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट होता है जो उस स्टैंड के दरमियान और उस हैंडल की नॉब के दरमियान में होता है। टॉर्क का ये जो टॉपिक है ये नहीं है आपके कोर्स में, लेकिन मैं आपको जैसे समझा रही हूँ कि टॉर्क होती क्या है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि टॉर्क की दो वेक्टर्स का एक प्रोडक्ट होता है। तो इसमें दो वेक्टर्स हैं, देखिए ये जो वेक्टर आर है ये भी क्या है, एक वेक्टर है, ये जो एफ है ये भी एक वेक्टर है। तो दो वेक्टर्स हैं, दोनों का प्रोडक्ट हम लेंगे तो हमें जो इसका रिजल्टेंट मिल रहा है वो भी टॉ है, जो कि टॉर्क को हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो आर क्रॉस एफ के इक्वल होता है। आर क्रॉस एफ को हम क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एंड इनटू साइन ऑफ थीटा, और साथ हमने वही एक एन हैट लगाया है जो कि बता रहा है कि इस टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, उस टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी। ये जो दो वेक्टर्स हैं आर और एफ, इसके हमेशा परपेंडिकुलर होगी, और वो डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, थ्रू राइट हैंड रूल निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम राइट हैंड रूल लगाएंगे तो क्या करेंगे कि ये जो हमारा वेक्टर आर है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि पहले आर है यहाँ पे, तो आर के ये देखिए यहाँ पे क्या पहले आर क्रॉस एफ है, तो आर के अलॉन्ग हम अपनी हैंड को रखेंगे, फिंगर्स को रखेंगे, और इनको इस एफ की डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, कर्ल करेंगे। तो इस वक्त हमारा थंब क्या होगा, नीचे को पॉइंट आउट कर रहा होगा। तो ये जो नीचे की डायरेक्शन है यहाँ पे, ये हमारे टॉर्क की डायरेक्शन होगी। इस तरह से हम राइट हैंड रूल से डायरेक्शन लेते हैं। सेकंड जो एग्जांपल है वेक्टर प्रोडक्ट की, वो क्या है, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल। यहाँ पे देखें, जब भी हमारा कोई चार्ज पार्टिकल है, सपोज हमारा इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन को हम एक मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ रहे हैं इलेक्ट्रिक, और उसकी इलेक्ट्रॉन की कुछ साइड जब हम उसको दे रहे हैं, वहाँ पे छोड़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसकी कोई वेलोसिटी होगी। तो वो जो वेलोसिटी है, एक तो वो वेक्टर क्वांटिटी हुई, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि देखिए उसका नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, और उसकी एक डायरेक्शन होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हुआ, एक वेक्टर क्वांटिटी। जो हमने चार्ज लिया उसको हमने किसी वेलोसिटी से छोड़ा मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो भी क्या हुई, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो इन दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का जब प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आएगी जो ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट करेगा उस चार्ज पार्टिकल पे।
इस एग्जाम्पल को आप एज इट इज़ इसी तरह याद कर लें कि क्या होती है, फोर्स वो इक्वल होती है क्यू वी क्रॉस बी के, और वी क्या है, वेलोसिटी है, और बी, ये वी यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी, ठीक है, और ये जो बी है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। बी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है और वी वेलोसिटी है। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमने लिया तो हमारे पास वो रिजल्टेंट फोर्स आ गई। जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को एक मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं या उसको छोड़ते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है वो रिजल्टेंट फोर्स आ गई हमारे पास। और ये F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ये किसकी एग्जाम्पल है, एक वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहले हमने डॉट प्रोडक्ट की करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था, उसी तरह हम वेक्टर प्रोडक्ट की करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। तो पहली जो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट की करैक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करती। कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास क्या होता है, क्या कहता है कम्यूटेटिव लॉ, कि आप अगर दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसकी राइट हैंड साइड पे आप उसका ऑर्डर चेंज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, और इसकी राइट हैंड साइड पे हम करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो रिज़ल्ट क्या आएगा, दोनों तरफ 6 आएगा। तो क्या मतलब हुआ कि ये जो हमने इक्वेशन लिखी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे कर रही है। लेकिन इसी तरह हमने स्केलर प्रोडक्ट में क्या कहा था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट ए। तो मतलब ये क्या कर रहा है, ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे कर रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट में ये सिचुएशन नहीं है, बल्कि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। बल्कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ए क्रॉस बी जो है वो माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। माइनस बी क्रॉस ए के होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक नेगेटिव साइन साथ अटैच हो गया। और वेक्टर्स में मैंने आपको समझाया था नेगेटिव साइन का क्या मतलब होता है कि आपका जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है। मतलब ए क्रॉस बी करें आप या बी क्रॉस ए करें, मैग्नीट्यूड दोनों तरफ सेम आएगी, लेकिन क्या होगा कि बी क्रॉस ए जो होगा उसकी डायरेक्शन ए क्रॉस बी के ऑपोजिट हो जाएगी। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज मैक्सिमम। परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर्स जिनके दरमियान एंगल क्या होगा, 90 डिग्रीज का। क्योंकि हम यहाँ पे साइन ऑफ थीटा ले रहे हैं, और साइन यहाँ पे हम जब लिखेंगे ए बी साइन ऑफ 90 हो जाएगा, और साइन 90 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये साइन 90 1 के इक्वल होने का मतलब है कि जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड इनटू जो एन हमारा है डायरेक्शन वेक्टर उसके इक्वल हो जाएगा। मतलब जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उस वक्त उनका क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। क्रॉस प्रोडक्ट की किसी भी और एंगल पे ये वैल्यू नहीं आएगी जो वैल्यू एंगल 90 पे आती है जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर आती है। ओके अब हम इस सिचुएशन को जो हमने कहा कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स जो होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, इसको यूनिट वेक्टर्स आई जे और के लिए देखते हैं। क्योंकि आई जे और के क्या होते हैं, तीन यूनिट वेक्टर्स ऐसे जिनका जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आई अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, जे अलॉन्ग वाई डायरेक्शन और के अलॉन्ग जी डायरेक्शन। तो ये तीनों क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर हैं तो एंगल क्या होगा, 90 डिग्रीज। 90 डिग्रीज का एंगल होने का मतलब है कि साइन 90 और साइन 91 होता है, तो ये मैक्सिमम होगा। अब यहाँ पे हमने लिखा आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू के, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो हमने इक्वल्स टू के कहा, मैंने आपको क्या बताया कि जो दो हम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे हम आई और जे का ले रहे हैं, तो जिनका रिजल्टेंट आएगा वो क्या होना चाहिए, इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब वो भी 90 डिग्रीज पे होना चाहिए। तो इस वक्त के इनके परपेंडिकुलर पे है तो ये आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट आई के इक्वल हो जाएगा, और के और आई का प्रोडक्ट
जे के इक्वल हो जाएगा। इसको याद रखने का सिंपल रूल क्या है कि आप लोग क्या करें, एक इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर लें जिस सर्कल में आपने क्या करना है, आई जे और के का ये जो इनकी सिंपल आई जे और के जिस तरह होते हैं, आई जे के हम पढ़ते हैं एबीसी में, उस वही आपने इनका मतलब इनका सीक्वेंस वही रखना है कि आई आएगा, उसके बाद जे आएगा, उसके बाद के आएगा। तो क्या होगा, जब आई और जे को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट हमारे पास के, जे और के को मल्टीप्लाई किया तो तीसरा कौन बचा, आई, इनका रिजल्टेंट आई हो गया। के और आई को मल्टीप्लाई किया, वेक्टर प्रोडक्ट लिया, तो पीछे हमारे पास तीसरा कौन बचा, जे। तो इस वक्त इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। तो इस चीज़ को आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, जो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। तो आई और जे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट जो बात है यहाँ पे कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, दो पैरेलल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स जिनके दरमियान एंगल ज़ीरो होगा। ये दो पैरेलल वेक्टर्स हैं तो इनके दरमियान जो एंगल है वो क्या है इस वक्त, 0 डिग्रीज। और क्योंकि हम वेक्टर प्रोडक्ट ले रहे हैं ए क्रॉस बी, तो ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा। तो साइन ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। ठीक है, जब साइन ज़ीरो ज़ीरो के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली पूरी जो टर्म है ए बी साइन ऑफ ज़ीरो, ये पूरी टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। मतलब दो पैरेलल वेक्टर्स जब आप ले रहे हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, 0 आ जाएगा। अब नीचे हमने यूनिट वेक्टर्स के लिए इस केस को डिस्कस करना है। तो यूनिट वेक्टर्स में क्या है, अगर हम आई है, आई लॉन्ग एक्स डायरेक्शन होता है, फिर दूसरा आई हम ले वो भी क्या होगा, लॉन्ग एक्स डायरेक्शन। तो इन दोनों के दरमियान सॉरी इन दोनों के दरमियान एंगल क्या बना, 0 डिग्रीज। तो 0 डिग्रीज के लिए साइन 0 के लिए 0 आ जाएगा, तो आई क्रॉस आई क्या आएगा, 0। इसी तरह जे क्रॉस जे क्या आएगा, 0, और के क्रॉस के क्या आ जाएगा, 0। तो जब भी हम दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद एक कंपैरिजन है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के दरमियान। डॉट प्रोडक्ट में हमने कहा कि ए डॉट पी, इस तरह हम ए डॉट बी से डिनोट करते हैं, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं इसलिए हैं कि यहाँ पे ए क्रॉस बी होता है। यहाँ पे हम कॉस ऑफ थीटा ले रहे हैं, यहाँ पे हम साइन ऑफ थीटा ले रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट में कोई डायरेक्शन नहीं है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में एक डायरेक्शन एन है। क्यों ये डायरेक्शन एन है, इसलिए क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि हमारे पास रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी और उस वेक्टर क्वांटिटी की कोई ना कोई डायरेक्शन भी होनी चाहिए। ओके, सेकंड जो इनकी कंपैरिजन है वो क्या है कि जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करती है। वहाँ पे क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करती। यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, बल्कि वो माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करती क्रॉस प्रोडक्ट, जबकि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करती है। तो थर्ड जो इनके दरमियान डिफरेंस है वो क्या है, ये आपने बहुत अच्छे से याद करने हैं। ये जो दो डिफरेंस है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स। और इसको याद रखने के लिए तरीका क्या है कि आप याद रख लें कि पहला ये देखें, ये है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो जब परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं उनके दरमियान एंगल क्या होता है, 90 डिग्रीज, 90 साइन। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में हम क्या लेते हैं, कॉज ऑफ थीटा। कॉज 90 क्या होता है, 0 होता है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। और परपेंडिकुलर वेक्टर्स में हम यूनिट वेक्टर्स को फिर लिख लिया कि आई डॉट जे या जे डॉट के डॉट आई, तीनों क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के लिए, तो इन तीनों की डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, 0 आएगी। जबकि दूसरी तरफ वही बात अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट में रखें देखें परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या ले रहे होते हैं, साइन ऑफ थीटा। तो साइन 90 क्या होता है, वो क्या होता है, 1 होता है क्योंकि। तो इस वक्त इनका प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। जो भी दो वेक्टर्स होंगे उनका जो परपेंडिकुलर दो वेक्टर्स हैं अगर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा, और उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। ठीक है, ये कंपैरिजन आपने याद रखना है। और ये याद आपको कब रहेगा, जब आप इसका एंगल को याद रखोगे। परपेंडिकुलर वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 होता है,
डॉट प्रोडक्ट में क्योंकि हमने कॉस 90 लेना है और कॉस 90 क्या होता है 0 होता है, तो इसलिए पूरा प्रोडक्ट भी 0 हो गया। जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या लेना है साइन 90 1 होता है, और 1 किसी एंगल के लिए, एंगल का हम साइन ले रहे हैं, जो कॉज ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो एंगल का जब भी लेते हैं तो वो 1 मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो क्योंकि वहाँ पे साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, तो इसलिए पूरे प्रोडक्ट की वैल्यू भी मैक्सिमम हो गई। और फिर ये यूनिट वेक्टर्स को याद करने का तरीका मैंने आपको समझा दिया कि आपने कैसे याद करना है। आई जे और के, आई जे और फिर के आप लिख लें, और पूरे को इस साइकिल को याद रखें कि जब आई और जे होंगे तो किसके इक्वल के, जे और के होंगे आई के इक्वल, और फिर इसी तरह के और आई जो होंगे वो जे के इक्वल हो जाएंगे। इस साइकिल को आप इस तरह याद कर लें। फिर इसका जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो क्या है कि दो पैरेलल वेक्टर्स के लिए क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होती है, इक्वल टू मैग्नीट्यूड होती है। वही पैरेलल वेक्टर्स में एंगल क्या हुआ 0 डिग्रीज, क्योंकि एंगल 0 है तो कॉस 0 क्या हो गया 1, तो कॉस 0 1 है, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट भी मैक्सिमम हो गया, या मैग्नीट्यूड्स के एक प्रोडक्ट इक्वल हो गया। और फिर उसको आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, क्योंकि आई डॉट आई क्या है पैरेलल वेक्टर्स। दूसरी तरफ आप देखें कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, क्योंकि एंगल 0 है, साइन 0 क्या होता है 0 होता है, तो इसलिए ये क्या होगी 0 हो जाएगी। और आई क्रॉस आई को हम क्या कहेंगे, क्योंकि आई और आई दो पैरेलल वेक्टर्स हो गए, पैरेलल वेक्टर्स में एंगल 0 हुआ तो ये पूरा प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ गया। इसी तरह जे और जे को आप लिख लोगे और के को लिख लोगे। तो ये जो इन दोनों प्रोडक्ट की इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स में जो डिफरेंस है, कंपैरिजन है, इसको आप याद रखें, क्योंकि जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स याद करोगे तो आपको ये भूल जाएगा कि डॉट प्रोडक्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी और क्रॉस प्रोडक्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो ये जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको अगर आप एंगल याद रख के याद करोगे तो आपको याद रह जाएगा, क्योंकि आपको एंगल अगर याद होगा कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए डॉट प्रोडक्ट में हम कॉस 90 करेंगे, तो अब ये याद रख लें कि कॉस 90 जो होता है वो क्योंकि हमेशा 0 होता है, तो इसलिए पूरा प्रोडक्ट 0 हो गया। और कॉस 0 क्या होता है वो 1 होता है। ये देखें ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना हमारे पास, तो ये जो एंगल है, सॉरी, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास। यहाँ पे क्या होता है 0 एंगल, और यहाँ पे क्या है 90 डिग्रीज। तो यहाँ पे क्या है कॉस मैक्सिमम है, और यहाँ पे क्या है साइन मैक्सिमम है। जहाँ कॉस मैक्सिमम होगा वहाँ पे क्या होगा साइन 0 हो जाएगा, और जहाँ पे साइन मैक्सिमम होगा वहाँ पे क्या होगा कॉस 0 हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप याद रख लें कि 0 एंगल पे क्या है कॉस 1 है तो साइन 0 है, जहाँ पे साइन 1 है तो वहाँ पे कॉस 0 आ जाएगा। इस बात को आप याद रखें। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें आप। देखिए मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोगों ने पहले एफएससी में ये फ़िज़िक्स पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई है, आप लोगों का पीछे से क्या बैकग्राउंड है, तो इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें रिवाइज़ करवाना चाह रही थी कि वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वेक्टर प्रोडक्ट की, डॉट प्रोडक्ट की, ताकि आपको ये सब चीज़ें एक दफ़ा रिवाइज़ हो जाएं। जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो भी एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेंगे कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, क्योंकि इसके आगे जो हमारा कोर्स है वो थोड़ा एफएससी लेवल से आगे बढ़ के डिफरेंट हो जाएगा। स्केलर फील्ड, वेक्टर फील्ड, डाइवर्जेंस, कर्ल, वो सब चीज़ें इससे फिर हट के होंगी एफएससी वाले कोर्स से। तो आप लोग जिन्होंने नहीं भी पढ़ा हुआ, ये एफएससी में फ़िज़िक्स नहीं पढ़ी हुई, जिन लोगों ने, उनको भी एक दफ़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि वेक्टर्स क्या होते हैं, सबका मतलब जो वेक्टर्स की बेसिक्स हैं वो आपको समझ आ जाएंगी। जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनकी भी रिवाइज़ हो जाएगी। तो अगर किसी को कोई बात नहीं भी समझ आती, पूरे लेक्चर में कोई पॉइंट नहीं समझ आता, तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर लें वो कि हमें यहाँ से समझ नहीं आया, तो मैं आपको दोबारा वो समझा दूँगी वो वाला पॉइंट। और बुक्स जो हैं वो मैंने आपको बताया था कि रिकमेंडेड बुक्स आपकी ये नहीं है, दोनों जो मैंने सेंड की थी वो क्या है आपकी की बुक्स हैं। तो आप उन दोनों में से कोई भी की बुक परचेज़ कर सकते हैं, चाहे वो आप पेपर ए जिसके ऊपर लिखा हो वो कर लें या दूसरे कर लें, आपको जो बेहतर लगे आप कोई भी उनमें से बुक परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग बुक ले लें, आप लोग इसको ये टॉपिक्स समझें, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि अब हमारा लेक्चर नेक्स्ट जो है वो कब होगा, मंडे को होगा इंशाल्लाह। तो तब तक आप लोग इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें, डिस्कस कर लें। फिर हम नेक्स्ट जो है इसका जो आपका ये एडीपी लेवल का प्रोग्राम आगे स्टार्ट होगा, उसमें वो सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। ये तो हमने जस्ट एक रिव्यू लिया है कि वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर्स का एक रिव्यू था इन तीनों लेक्चर्स में, तो ताकि आपको एक दफ़ा रिवाइज़ हो जाए। तो चलें ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।